बिल क्लिंटन का मिशिगन के अरब्स और फ़लस्तीनियों के खिलाफ शॉक एंड ऑह, उसको भेजा गया था रूठे हुए फ़लस्तीनियों को मनाने, रूठे हुए अरब्स को मनाने के लिए। मगर वो शॉक एंड ऑह बंदर कुलाटी मारना नहीं भूलता। ये वही आदमी है, ये वही क्रिमिनल है जो 2003 में 23 टॉमाहॉक मिसाइल्स इराक पर दागा था, अननेसेसरी, विदाउट एनी एविडेंस। जबकि बुश सीनियर कह रहा है कि मुझ पर कातिलाना हमला नहीं हुआ है, तो लिहाजा तुम अननेसेसरी एक्शन मत लो। मगर ये शख्स अपना नाम कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए 23 टॉमाहॉक मिसाइल्स इराक पर दागा। तहजीब उनकी है गालिब, फलसफा उनका है गालिब, फिक्र उनकी है गालिब। मैं शुजा और मेरा नाम है। बिल क्लिंटन के जो खिदमात है इसराइल के लिए, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं, बल्कि इसको यहां तक कहा गया था कि ये द फर्स्ट जूइश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसके जो खिदमात इसराइल के लिए है, बेल आउट करना उस जमाने में जबकि एक क्रम्बलिंग इकोनॉमी थी, और बिल क्लिंटन वो सहारा दिया इसराइल को जो आगे एक इकोनॉमिकल पॉलिटिकल पावर बन के निकला। मेरे अजीज दोस्तों, बिल क्लिंटन कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। इसको यहां तक का लक़ब मिला था कि फर्स्ट जूइश प्रेसिडेंट। इसके जो खिदमात है इसराइल के लिए, इसराइल को वो उस वक्त बेल आउट करा जब उसकी इकोनॉमी क्रम्बलिंग हो रही थी, जब इन्फ्लेशन अफरातज़र 2000% हो चुका था, इंतफादा से निकल रहा था। तो ये बिल क्लिंटन ही था जो इसराइल की इकोनॉमी को बेल आउट किया। और फिर कैंप डेविड में जो फ़लस्तीनियों के साथ धोखा हुआ, और इसराइली टीम को बर वक्त बिल क्लिंटन का पूरा प्लान बता दिया गया कि वो प्लान क्या है, आपको किस तरह से डील करना है, बिल क्लिंटन किस तरह डील करेगा इसको, आपको क्या करना है। और अरफात को शक हो चुका है। और फिर ये आदमी अरफात को ब्लेम करा कि यू हैव फेल्ड मी टुडे, तुम मुझे नाकाम कर दिए। इसको फिक्र थी अपनी प्रेसिडेंसी की कि मैं हिस्टोरिकल अचीवमेंट लेने जा रहा हूं फलस्तीनियों के लाशों के, और पूरा ब्लेम यासिर अरफात पे आ गया, पूरा ब्लेम फलस्तीनियों पे आ गया। इवन दो ये बात भी सही है कि यासिर अरफात को वहां पर रुकना चाहिए था और CNN के ऊपर इंटरव्यू देना चाहिए था। ये यासिर अरफात की शॉर्टकमिंग्स है। लेकिन बिल क्लिंटन फलस्तीनियों को मुतवातिर धोखा देता रहा, मुतवातिर उनके साथ ज्यादती करता रहा, और आज सुनिए वो क्या बोल रहा है। The hardest issue here in Michigan is the Middle East. And I have to be careful what I say because there's only one president at a time and none of us can get ahead of where we're going. But I think we're going to have to essentially start again on the peace process. And I understand why young Palestinian and Arab Americans in Michigan think too many people have died. I get that. But if you lived in one of those kibbutzim in Israel, right next to Gaza, where the people there were the most pro friendship with Palestine, most pro two-state solution of any of the Israeli communities, were the ones right next to Gaza. And Hamas butchered them. And so then the people who criticize it are essentially saying, yeah, but look how many people you've killed in their talent. So how many is enough for you to kill to punish them for the terrible things they did? That all sounds nice until you realize
what would you do if it was your family and you hadn't done anything but support a homeland for the Palestinians, and one day they come for you and slaughter the people in your village? You would say, well, you will have to forgive me, I'm not keeping score that way. It isn't how many we've had to kill, because Hamas makes sure that they're shielded by civilians. They'll force you to kill civilians if you want to defend yourself. Let's go back to 2000, Dr. Brzezinski. You and I both know Bill Clinton gave Arafat and the Palestinians everything you they could have wanted. Such a stunningly superficial knowledge of what went on that it's almost embarrassing to listen to you. How is it? If you were to look more closely at what happened in the Clinton Camp David discussions, you would know that what you have just said is absolutely wrong. There were all sorts of provisions and catches to the so-called proposal, and it wasn't rejected. The negotiations went on in Taba, and then there were elections in Israel, and Sharon came in, and everything got aborted. In the last 8 years, we had a policy in which we have proclaimed an interest in peace. Condi Rice has traveled 16 times in 21 months to the region, proclaiming, you must do this, you must do that, but the United States never exerted itself. So the issue that... मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, 2 क्लिप आप देख चुके हैं। अब ये 2 क्लिप का एक पस मंजर है। लफ्ज निकलता है जुमले से, जुमला निकलता है पस मंजर से, कॉन्टेक्स्ट से। जब आप इसको अलग करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। पहले ब्रेजिंस्की ने क्या कहा? ब्रेजिंस्की स्कारबरो के मुंह पे झापड़ मारा है, और जुमला देखिए, क्या प्यारा जुमला है कि तुम्हारी गुफ्तगू स्टनिंगली सुपरफिशियल है। तुमको कैंप डेविड में क्या हुआ मालूम ही नहीं। उसके पीछे कंडीशंस क्या थी, कैच क्या थी, किस तरह से अरफात को ट्रैप किया गया, फिर अरफात को ब्लेम किया गया, फिर बदनाम किया गया। यह है बिल क्लिंटन के कारनामे। और अगर वो प्लान मान लेते तो भी वो प्लान एप्लीकेबल नहीं। अगर आप मैं पूरी तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन वो प्लान वॉज ए फ्रॉड, वॉज ए बोकस प्लान गिवन बाय बिल क्लिंटन। अब आइए क्लिंटन की क्लिप की तरफ। अब ये क्या कहता है आप देखिए, कोई रिकॉर्ड देखिए, इतना कोल्ड ब्लडेड है। क्या बोलता है? आई अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड व्हाट? यू अंडरस्टैंड व्हाट? और कहता है ऑडियंस से, जो अरब्स और पैलेस्टीनियंस है, कि तुम क्या करते थे अगर इस तरह का हमला होता अक्टूबर 7 की तरह। यानी कि 2 मिलियन आदमी डिस्प्लेस हो गए, पूरा गाजा ग्रेवयार्ड बन गया, 40 से 50 हजार लोग ऑफिशियली जां बहक हुए। ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो मालूम ही नहीं हो रहा। जब पूरी रिपोर्ट सामने आएंगी, हो सकता 1 लाख 2 लाख तक भी पहुंच जाए। यानी अस्पताल तबाह, स्कूल तबाह, सब कुछ तबाह हो चुका है। मगर ये आदमी के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद। आई अंडरस्टैंड, द जुमला इज आई अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड व्हाट? और कहता है कि जो लोग गाजा की पट्टी के करीब रहते थे, बड़े नरम दिल के थे, बड़े नरम, यानी आप उनकी तारीफ में बस कसे जा रहा है। मगर इसके पास कोई रहम नहीं फलस्तीनियों की जिंदगी पे। ये वो बिल क्लिंटन है। अब आप देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू स्पीच दे रहा था, 159 कंट्रीज ऑलमोस्ट वॉकड आउट। तो मैं बिल क्लिंटन से पूछता हूं कि भाई तू सही है फिर, या ये 159 कंट्रीज से कौन सही है? 70% गाजा के नौजवान बेरोजगार है, 70% माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ये यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट अरेस्ट वारंट इशू करा है नेतन्याहू और उसकी टीम के खिलाफ। बिल क्लिंटन के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जिस तरह से बेरहमाना हमला इराक पे किया गया अमेरिका की तरफ से, तो फिर इराक क्या करना चाहिए? बिल क्लिंटन से पूछ रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों, ये डेमोक्रेटिक पार्टी इसी तरह से
लिबरलिज्म का चोला पहनकर लोगों को धोखा देती है। ये अफ्रीकन अमेरिकन को भी दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं कर रहा हूं भाई, और ना मैं कोई ट्रंप का फैन हूं, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए आप किसको वोट डालना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की फियर में जाके आप ऐसे खातिलों को वोट डालना चाह रहे हैं। यानी कि मैं आपको रिवार्ड कर रहा हूं, आप थैंक यू फॉर किलिंग, यानी थैंक यू फॉर मर्डरिंग द पीपल। अब लीजिए मेरा वोट आपको, जरा सोचिए आपकी बात। तो थर्ड पार्टी को वोट नहीं डाला जा सकता? क्या थर्ड पार्टी को ग्रूम करना मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है? जब आपको कंप्लेन है कि भाई अमेरिका में इंसाफ नहीं मिल रहा है, दो पार्टी सिस्टम में इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जिल स्टेन को डालें? फौरी आ जाता, बट ब्रदर, इफ ब्रदर, लेसर इवल ब्रदर, लेसर डेमन ब्रदर। अरे भाई ये कब तक चलने वाला है? आप उनको कैसा वोट डालेंगे? ये है बिल क्लिंटन। अब गाजा की रिपोर्ट क्या है? 70% माल न्यूट्रिशन, 70% लोगों को जॉबलेस है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। और आप देखिए बिल क्लिंटन क्या कह रहा है। लोग पैदा होते हैं, लोग वहीं मर जाते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, जॉबलेस लोग हैं, यानी इनका कोई माजी नहीं, इनका कोई प्रेजेंट नहीं, इनका कोई फ्यूचर नहीं। और ये जो गाजा के लोग हैं, 70-80% ओरिजिनल जो फलस्तीन था वहां से निकाले गए, ये उनके बच्चे हैं, उनके डिसेंडेंट्स हैं। क्या ये बातें बिल क्लिंटन को नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम। देखिए भाई, मैं कोई ट्रंप का फैन नहीं, लेकिन ये फियर में वोट डालना, डर के डालना, उससे डर हो रहा, इससे डर हो रहा, यहां से ना शेर आ जाएगा, यहां से वो आ जाएगा, क्या है? आप क्या थर्ड पार्टी को ग्रूम नहीं कर सकते थे? क्या जिल स्टेन को वोट नहीं डाल सकते थे? क्या सारे मुसलमान जिल स्टेन के पीछे नहीं आना चाहिए था? और फिर ट्रंप की प्रेसिडेंसी आएगी, बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा होगा? इससे बुरा होगा। आप उनको वोट डालेंगे, ओ थैंक यू, आप जो ना गाजा में करे हैं, आप जो गाजा को बर्बाद कर दिए, थैंक यू, वोट लो हमारा। कि ये करने वाले आप सोचिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि आप डेमोक्रेटिक पार्टी को डालिए, आप ट्रंप को डालिए, रिपब्लिकन पार्टी को, आप जिल स्टेन को डालिए, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप इस पर सोचिए, आप इस पर सोचिए। अच्छा, और एक बात, बिल क्लिंटन के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं करे फलस्तीन के मसले को हल करने? उसके जवाब में क्या आता है? जो 2018 में पूरे नॉन वायलेंस को छोड़ दिया गया और पीसफुल इनिशिएटिव लिया गया, उसके बाद स्नाइपर्स का इस्तेमाल हुआ है, और जो बच्चों को मारा गया है, नी कैप्स, 42 बच्चे तो वहीं पर खत्म हुए, नी कैप्स यानी पैरी खत्म, पैरी खत्म। यूनाइटेड नेशंस के वर्कर्स को मारा गया अस्पताल उस वक्त भी, और 3 ऑपरेशन हुए, और फिर गाजा के ऊपर 3 ऑपरेशन 2008, 2012, 2014। इन तीनों हाईटेक ऑपरेशंस में हजारों लोग गाजा के मारे गए। ये बातें बिल क्लिंटन को नहीं मालूम? मेरे भाई सोचो, अगर सोचना छोड़ देंगे तो फिर अल्लाह की मदद भी नहीं आने वाली। अल्लाह हमको अक्ल सलीम दिया, इन्फर करने की ताकत दी। मैं शुजा और मेरा नाम